हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हम बात करेंगे, हमने कल की क्लास में करा था, एक सेकेंड, कल हमने करा था वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज इंक्लूड मर्जर। हम कल की क्लास में किया था। आज हम बात करेंगे डी मर्जर, रिवर्स मर्जर और डिसइन्वेस्टमेंट टेक ओवर के बारे में। ठीक है, और देखते हैं कितनी लंबी वीडियो बन पाती है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डीमर्जर के बारे में। डीमर्जर क्या होता है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इन विच द एंटिटी बिजनेस ऑपरेशन आर सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड यानी कि अलग करना, इनटू वन और मोर कंपोनेंट। यानी कि मैंने आपको बताया था कि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लास्ट क्लास में, मर्जर वाली क्लास में भी हमने क्या कहा था कि एक बंदे को यदि कुछ काम दिया हुआ है, ठीक है, तो वो यदि सारे एरिया में अपना काम एक ही बंदा देखेगा तो वो क्या करेगा, वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, वो बेहतर तरीके से उस काम को नहीं कर पाएगा। यानी कि काम को डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है, सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है। ठीक है, तो और क्या होगा, यदि कंपनी के लेवल पे आप हर एक फील्ड के लिए एक्सपर्ट बंदा यदि रख देंगे तो वो अपने फील्ड में बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, आपको बेटर रिजल्ट मिल पाएंगे। ठीक है, तो यही होता है डीमर्जर में। क्या होता है, यदि कंपनी बहुत बड़ी हो रही है, उसका एरिया काफ़ी बड़ा हो रहा है और आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, या वो यूनिट ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करोगे, उसको बांट दोगे, बीच में उसका डीमर्जर कर दोगे, आप उसको अलग अलग कर दोगे, जिससे क्या होगा, जितना भी एरिया है वो एफिशिएंसी के साथ फुल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए वो काम कर सके। ठीक है, इंटू वन और मोर कंपोनेंट। डीमर्जर इज, कितने भी हो सकते हैं, एक हिस्सा हो सकता है, दो हिस्सा हो सकता है, ऐसे समझो, कैसे भी समझ लो यार। किसी भी चीज़ को यदि बड़े लेवल पे आप नहीं देख पा रहे हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में कर दो। जैसे सिंपल सा है, जैसे कोई कई बार आप पढ़ते हो ना, जैसे कई बार मतलब छोटे लेवल पे आपने किया होगा, कई बार कोई स्पेलिंग, आप कोई रीडिंग लगा रहे हो क्लास में या किसी चैप्टर की रीडिंग लगा रहे हो, तो कई बार चीज़ें ना, स्पेलिंग बहुत लंबी चौड़ी, बहुत लंबा चौड़ा वर्ड दिख जाता है, तो आप कैसे करते हो? मैं तो हमेशा ऐसी करती थी कि उसको आधा आधा करके, कि जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है, आप एग्जाम्पल के ये, तो डिस पहले ले लो, ठीक है, डिस हो गया, इन इन हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि ये तो वैसा हो गया डी मर्जर। ठीक है, डी ई मर्जर, यानी कि किसी भी चीज़ को हिज्जों में करना, बांटना, जिससे वो अपना काम तरीके से कर सके। आप खाना बनाने का ही एग्जांपल ले लो, यदि एक बंदा सारा खाना बनाएगा तो आप क्या करो, रोटी भाई तू बना ले, सब्जी तू बना ले, चटनी तू बना ले, और ऐसे ऐसे करके काम जल्दी भी हो जाएगा और एफिशिएंसी भी होगी। जो चटनी बनाएगा वो चटनी तरीके से बनाएगा, और नहीं तो क्या होगा, सब्जी बनाने वाला ही यदि चटनी भी बनाएगा तो उसको सब्जी भी बनानी है, उसका ध्यान डाइवर्ट रहेगा और वो काम तरीके से नहीं कर पाएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, मैं डेली रूटीन की चीज़ों से ये एग्जांपल निकाल लेती हूँ, इसलिए तो आप बेहतर तरीके से कंपनी के लेवल पे बेहतर तरीके से काम को चलाने के लिए डीमर्जर करते हो, चीज़ों को बांट देते हो, जिससे एक्सपर्ट आते हैं, वो अपने अपने फील्ड के वो काम करते हैं, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, रिवर्स मर्जर क्या होता है? रिवर्स मर्जर एज द अपॉर्चुनिटी फॉर द अनलिस्टेड। ये रिवर्स मर्जर आपकी जो मॉड्यूल है उसमें इतना अच्छे से नहीं लिखा हुआ, बेसिकली आप समझ लो रिवर्स मर्जर क्या होता है। कई बार क्या होता है, जो टेक ओवर होता है या मर्जर अमलगमेशन कुछ भी होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी एक वीक कंपनी को जनरली क्या होता है, एक्वायर करती है, कि भाई ये कंपनी लॉस मेकिंग जा रही है, लॉस दे रही है, तो आप क्या करो, एक हेल्दी कंपनी जो होती है और जो एक प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी जो होती है वो उसको एक्वायर करती है। जनरली इस तरीके के वो देखे जाते हैं। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को एक्वायर करती है, ये हमने जनरली देखा है। पर जब इससे उल्टा हुए, जैसे एक वीक कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को एक्वायर करे, या कुछ ऐसा उल्टा देखने को मिले, जैसे एक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी को एक्वायर करे, ठीक है, जो जनरली देखा नहीं जाता, तो उस तरीके के मर्जर को आप रिवर्स मर्जर बोलोगे। आपके मॉड्यूल में जो लिखा है, रिवर्स मर्जर इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द अनलिस्टेड कंपनीज टू बिकम पब्लिक लिस्टेड कंपनी की अनलिस्टेड, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन सकती है, उनके पास बहुत सारे, क्योंकि वैसे यदि वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगी तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं, काफ़ी एक्सपेंस लगता है, काफ़ी समय लगता है उसको पूरा करने में। पर यदि एक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर ले तो वो उसके नाम से, क्योंकि वो अब उसकी कंपनी हो गई, तो वो उसके नाम से सब कुछ काम कर सकती है, और वो प्राइवेट कंपनी भी एक पब्लिक कंपनी में बन जाती है विदाउट ऑप्टिंग
फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ लॉन्च करे बिना ही एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। ठीक है, किससे? रिवर्स मर्जर के थ्रू। इस तरीके का जो मर्जर होता है उसको उस मर्जर को आप रिवर्स मर्जर बोलोगे, जब एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी को एक्वायर करती है, या एक वीक कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को एक्वायर करती है, लॉस मेकिंग कंपनी एक प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को एक्वायर करती है। इस तरीके के मर्जर को जब जनरली ऐसा मर्जर देखा नहीं जाता, हो नहीं सकता, तब वो मर्जर होता है तो आपको उसको रिवर्स यानी कि उल्टा मर्जर बोलते हो। ठीक है, इन द प्रोसेस द प्राइवेट कंपनी एक्वायर द मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी विद इट्स ओन नेम। ठीक है, अपने नाम से खरीद लेती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? रिवर्स मर्जर यानी कि उल्टा, जब आप वैसा मर्जर देखो नहीं और वो मर्जर हो रहा हो तो आप उसको रिवर्स मर्जर बोलोगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए, एक वीक कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को एक्वायर कर ले, एक लॉस मेकिंग कंपनी एक प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को एक्वायर कर ले, एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर ले। इस तरीके के मर्जर जनरली देखे नहीं जाते, पर यदि ऐसे मर्जर हो जाए तो आप उसको रिवर्स मर्जर बोलोगे। एक प्राइवेट कंपनी जल्दी से पब्लिक कंपनी बन सकती है यदि वो किसी पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर ले। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग जब कम करती है किसी भी चीज़ में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में, किसी भी जगह पर, यदि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को कम करती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने, अब जैसे आपने सुना होगा एक शब्द प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर बिजली जो डिपार्टमेंट है, इसमें क्या हो रहा है? पहले गवर्नमेंट के हाथों में होता था, गवर्नमेंट को हम बिल देते थे, गवर्नमेंट चलाती थी सब कुछ। पर क्या हो रहा है? गवर्नमेंट यदि ये समझती है कि भाई मैं नहीं चला सकती, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, या मेरे को उसका प्राइवेटाइजेशन करना है, प्राइवेट सेक्टर में देनी है, तो वो क्या करेगी? अपनी हिस्सेदारी उसमें कम करेगी, या फिर गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को देती है। तो उस तरीके की जब गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को देती है और अपनी हिस्सेदारी कम करती है किसी कंपनी में, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट का ये बहुत ही फाइन तरीका होता है पैसे गेन करने का या अपनी हिस्सेदारी कम करने का, और इससे एंड यूज़र को भी। जब बिजली ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के पास गई है, L&T वगैरह के पास गई है, प्राइवेट कंपनी के पास गई है, तब से वो काफ़ी सुधरी भी है। आपने देखा होगा बिजली के हालात भी, तार वार भी बदले जाते हैं, सब चीज़ सुधरी जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे वो काम नहीं हो पाते, वो चीज़ें वैसे नहीं चल पाती जैसे वो चलनी चाहिए। इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, ये भी एक कारण होता है डिसइन्वेस्टमेंट करने का, और एक ये भी होता है कि कई बार गवर्नमेंट को फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो भी वो अपनी हिस्सेदारी कम करती है। तो जब गवर्नमेंट किसी कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी कम करती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कारण चाहे कुछ भी हो। पर गवर्नमेंट यदि अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है और प्राइवेट अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, वो उसका हिस्सा शेयर खरीद रहा है, यानी कि वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है, टेक ओवर और एक्विजिशन आपको पता ही है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, यानी कि पूरा उसके ऊपर कब्जा कर लेती है। ठीक है, अब ये टेक ओवर दो तरीके से होता है। एक तो फ्रेंडली टेक ओवर होता है, एक होता है हॉस्टाइल टेक ओवर। फ्रेंडली टेक ओवर होता है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है उसकी मर्जी से, यानी कि उसकी मर्जी से टेक ओवर होता है कि हाँ भैया ठीक है, हम पे नहीं चल रही हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, आप हमें टेक ओवर कर लो और आप इसको चलाओ। ठीक है, एक तो ये फ्रेंडली टेक ओवर बोलते हैं इसको, और एक होता है हॉस्टाइल टेक ओवर, यानी कि ज़बरदस्ती टेक ओवर करना या फिर हिडन टेक ओवर करना। कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, पर उस कंपनी को पता नहीं होता, वो चुप उसके शेयर खरीदती रहती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डिंग ही किसी कंपनी को ऐसा नहीं होता कि भाई 50 लाख रुपए दिए, लाओ ये कंपनी हमें दे दो। कंपनी में शेयर होल्डिंग्स होती है, जिसके बाद जितनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स होगी वो उस कंपनी का उतने % मालिक होता है। तो कई बार क्या करती है, जैसे मान लीजिए दो कंपनी है, ए और बी दो कंपनी है, तो ए कंपनी यदि बी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाहती है, तो वो बहुत सारे नामों से अपने इधर उधर से उनके शेयर्स खरीदना शुरू करती है। तो कई बार क्या होता है ज़बरदस्ती या फ्रॉड तरीके से या और टेक ओवर पूरा जो एक्ट है वो उसी से बचने के लिए बनाया गया है। यानी कि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति एक लिमिट में रह के तरीके से किसी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। ऐसे नहीं होता कि आप जाइए कि जी हमें इतने शेयर दे दो और पूरी की पूरी आपने एक साथ बैठ के होल्डिंग खरीद ली। उसके टेक ओवर के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, ऐसे नहीं खरीद सकते। वो जब हम आएगा टेक ओवर तब पढ़ेंगे। तो हॉस्टाइल टेक ओवर के लिए भी बहुत सारे
लॉज होते हैं, तो हॉस्टाइल यानी कि ज़बरदस्ती जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हो, ठीक है। टेक ओवर समझ में आ गया, जब आपने किसी कंपनी को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया, पूरा कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया। अब ये दो तरीके से होता है, एक फ्रेंडली टेक ओवर कि वो कंपनी चाह रही थी और आपने अपनी मर्जी से उसको टेक ओवर कर लिया, एक होता है हॉस्टाइल टेक ओवर यानी कि ज़बरदस्ती आपने उसको टेक ओवर कर लिया, सॉरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6th की जॉइंट वेंचर। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो रही, इसको ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है। जॉइंट वेंचर क्या होता है? ए जॉइंट वेंचर इज़ एन एंटिटी फॉर्म्ड बाय 2 और मोर कंपनीज टू अंडरटेक फाइनेंशियल एक्टिविटी टुगेदर, यानी कि जब 2 और 2 से अधिक कंपनियां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अपना शेयर्स, द पार्टीज एग्री टू कंट्रीब्यूट इक्विटी टू फॉर्म ए न्यू एंटिटी एंड शेयर द रेवेन्यू, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक मेंबर या कंपनी या फर्म या कुछ भी 2 या 2 से अधिक लोग, ठीक है, अपनी मर्जी से अपना शेयर, अपनी इक्विटी देते हैं किसी कंपनी को। जैसे ए ने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इक्विटी दिया, बी ने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इक्विटी दिया और एक कंपनी फॉर्म हुई, एक वेंचर, जॉइंट वेंचर फॉर्म हुआ सी नाम का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सी से जो प्रॉफिट निकल के आएगा, जिसने ए ने जितना शेयर दिया और बी ने जितना शेयर दिया, तो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो इक्वली उस प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंग वो दोनों में ए और बी में बढ़ जाएगा। ऐसे ही प्रॉफिट भी बटेगा और लायबिलिटी भी बटेगी इसी रेशो में, ठीक है। तो उसको आप जॉइंट वेंचर बोलते हो। ए जॉइंट वेंचर इज एन एंटिटी फॉर्म्ड बाय 2 और मोर कंपनीज टू अंडरटेक फाइनेंशियल एक्टिविटीज टुगेदर, 2 पार्टीज एग्री टू कंट्रीब्यूट इक्विटी और शेयर द रेवेन्यू एक्सपेंस कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंट्रोल भी उसी रेशो में होता है, जिस रेशो में उन्होंने अपना इक्विटी शेयर दिया है ए और बी ने, उसी रेशो में उसका सी जो जॉइंट वेंचर जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो उसी रेशो में आपको उसकी लायबिलिटी भी मिलेंगी, आपको उसका कंट्रोल भी मिलेगा और आपको उससे प्रॉफिट भी मिलेगा। और ये 2 तरीके से होते हैं, प्रोजेक्ट बेस भी हो सकते हैं, यानी कि सी जो है, जो सी क्रिएट हुआ है ए और बी से, जो सी क्रिएट हुआ है वो एक स्पेसिफिक टास्क को लेके कि भैया हमें ये अचीव करना है, इसके लिए हमने जॉइंट वेंचर बनाया है। जब ये टास्क हमें, जब ये चीज़ हमें अचीव हो जाएगी, उसके बाद ये जॉइंट वेंचर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है और कई बार ऐसा है फंक्शनल बेस्ड जॉइंट वेंचर होता है, यानी कि द जॉइंट वेंचर एंटर्ड इनटू बाय द कंपनीज इन ऑर्डर टू अचीव म्यूचुअल बेनिफिट इज नोन एज फंक्शनल बेस्ड, यानी कि जब कोई म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि फ्यूचर में कभी भी ये बेनिफिट होगा तो हमारा इतना इतना शेयर बन जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शनल बेस भी होता है, यानी कि साल में 1 बार या 2 बार ये काम होना तो हम जॉइंट वेंचर से कर लेंगे, इतना इतना जितना प्रॉफिट आएगा इतनी इतनी रेशो में बढ़ जाएगा, ठीक है। कई बार एक ही टास्क, स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, कई बार बार फंक्शनल बेस्ड भी हो सकता है जॉइंट वेंचर। तो आपको समझ में आ गया, ए और बी ने जितना जितना शेयर दिया उससे एक सी क्रिएट हो गया। अब वो एक छोटा सा टास्क, स्पेसिफिक टास्क के लिए भी हो सकता है, फंक्शनल बेस भी हो सकता है, ठीक है, और उससे जितना इतना असेट्स लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ए और बी में, और जो सी क्रिएट हुआ है उसको बोलेंगे आप जॉइंट वेंचर, यानी कि वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए भी हो सकता है और वो किसी फंक्शनल बेस भी हो सकता है कि हर बार जब ऐसा होगा तो इतना इतना शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। जॉइंट वेंचर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक अलायंस, एनी एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, किसी भी तरीके का एग्रीमेंट 2 या 2 से अधिक बंदे के बीच में, पार्टीज टू कोलैबोरेट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव वाइल कंटिन्यूइंग टू रिमेन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजिक अलायंस, यानी कि किसी स्ट्रैटेजी में कोई आपने नीति बनाई है कि 2 या 2 से, भाई कोई जैसे एग्जांपल ले लो, कोई भी एक टास्क दोनों कंपनीज ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये हमें अचीव करना है, हमें सी अचीव करना है, ठीक है, कोई भी सी हमें अचीव करना है, तो आप क्या करोगे, 2 लोग मिलके आपस में एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि भैया ऐसे ऐसे होगा। एग्रीमेंट में सारी बातें लिखी होंगी कि कल को झगड़ा ना हो, तो उस एग्रीमेंट को लेकर, उस एग्रीमेंट को ही आप स्ट्रैटेजिक अलायंस बोलोगे। दोनों की, ए और बी की, दोनों की क्या है, एंटिटी अलग है, दोनों का बिजनेस अलग है, उनसे उस एग्रीमेंट से उन बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस जो दोनों लोगों का है वो अलग है बिल्कुल, ठीक है। एक स्पेसिफिक टास्क के लिए उनके बीच में समझौता हुआ है, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है जिसमें सारी बातें उस टास्क से रिलेटेड लिखी हैं, प्लस भी माइनस भी, तो उस एग्रीमेंट को आप स्ट्रैटेजिक अलायंस बोलोगे, यानी कि किसी
चीज़ को अचीव करने के लिए दो लोगों के बीच में जब समझौता होता है जिससे कल को झगड़ा ना हो, तो उस एग्रीमेंट को आप स्ट्रैटेजिक अलायंस बोलोगे, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंचाइजी। ये तो सबको पता होगा, फ्रेंचाइजी यानी कि किसी भी गुडविल चीज़ का, यानी कि जैसे आप समझिए हल्दीराम की आपने फ्रेंचाइजी ले ली, तो आप हल्दीराम का अपने घर के बाहर बोर्ड भी लगा सकते हो और हल्दीराम की तरह सर्विस भी दे सकते हो, हल्दीराम के प्रोडक्ट भी दे सकते हो, हल्दीराम जो स्पेसिफिक चीज़ें फैसिलिटी सर्विस जो दे रहा है वो भी आप दे सकते हो यदि आपने फ्रेंचाइजी हल्दीराम की ले रखी है तो, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, फ्रेंचाइजी मे बी डिफाइंड एज द एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी ग्रांट्स अनदर पार्टी टू राइट टू यूज़ ट्रेड नेम, यानी कि बिजनेस का नाम, जैसे हल्दीराम हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ये क्या इनकी गुडविल है, इनका एक ट्रेडमार्क है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ऐसी कोई थोड़ी लगा सकता है हल्दीराम का, मैकडोनल्ड का। तो आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है यानी कि आप उनका नाम भी यूज़ कर सकते हो, उनकी तरह सर्विस दे सकते हो, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट बना सकते हो, जहाँ तक का उस फ्रेंचाइजी में आपका एग्रीमेंट हुआ है वो आप सब काम कर सकते हो, आपने यदि किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली हुई है, ठीक है। फिर आता है स्लम सेल, यानी कि लमसम सेल आपने कर दिया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने दिवाली की सफाई करी घर की, ठीक है, दिवाली की सफाई में काफ़ी सारा कुछ लोहा था, कुछ रद्दी थी और कुछ किचन के टूटे फूटे बर्तन थे, कुछ बेकार फर्नीचर था, मतलब सारा आपने सारे घर का अगड़म सगड़म सब निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कबाड़ी को बुलाया, उससे आपने अलग अलग जो किचन का सामान था उसका, जो फर्नीचर टूटा फूटा था उसका, रद्दी जो थी, जो आपका पीतल का लोहे का जो खराब टोटी पोटी जो कुछ भी निकला आपने अलग अलग उसको क्लासीफाइड नहीं करवाया कि भैया बता बर्तन के कितने देगा, बता भैया फर्नीचर के कितने देगा। आपने उससे बोला भैया ये हमारी रद्दी है, ये हमारा सामान है जो हमने सफाई में निकाला है, तो हमें लमसम बता दे कितना अमाउंट देगा इस सारे सामान का और सबको उठा के ले जा। तो वही होता है स्लम सेल, यानी कि एक कंपनी जब अपने आप को डिस्पोज ऑफ करती है या कोई भी चीज़ को डिस्पोज ऑफ करती है, सॉरी, ठीक है, या किसी भी अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करना चाहती है, कोई भी ऐसा सामान है जो अपना निकालना चाहती है, अपनी असेट्स को निकालना चाहती है, अपनी लायबिलिटी को निकालना चाहती है, तो वो अलग अलग चीज़ की वैल्यू ना करके जब लमसम एक इकट्ठा अमाउंट लेके सब चीज़ों को निकाल देती है, उसे आप स्लम सेल बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ की वैल्यू ना करना और एक साथ ही सब इकट्ठे सब चीज़ों को निकाल देना स्लम सेल कहलाता है, ठीक है। तो अब आपके ये 9 पॉइंट टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूल से आपका वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजिक इंक्लूड हो चुके हैं। इसमें 9 पॉइंट मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, रिवर्स मर्जर हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, टेक ओवर, जॉइंट वेंचर, स्ट्रैटेजिक अलायंस, स्लम सेल, फ्रेंचाइजी और स्ट्रैटेजिक अलायंस एक्सेट्रा, ये आपका सब मैंने कवर करवा दिया है। टोटल 9-10 पॉइंट है, ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपका कॉर्पोरेट, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए मैं करवाती हूँ नेक्स्ट क्लास में क्या करवाएंगे, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, ठीक है, सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कई बार फ्लप्स आ जाते हैं या केसेस स्टडीज़ में भी यूज़ हो सकता है, या फिर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं तो आप इसको देख लीजिए और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स, बाय।